नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे बायोलॉजी की क्लास की बात करेंगे। ये बायोलॉजी का पार्ट नंबर आपका 18 रहने वाला है, आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर है। तो सभी लोग क्लास को ज्वाइन कीजिए। और आज की क्लास में हम टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके न्यू सिलेबस एग्जाम पैटर्न के अनुसार। और लास्ट में आपको ये भी बताने वाले हैं कि कौन से बुक से पढ़ाई करें, किस तरह से प्रिपरेशन करें। बाकी इसके जो पहले पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग प्रत्येक, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, सभी क्लासेस सभी पार्ट आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, विजिट कीजिए, अपने प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। और एंड में आपको बताएंगे कौन सी बुक से प्रिपरेशन बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला प्रश्न देख लेते हैं आज की क्लास का। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक पादपों में दीप्तिकालिक परिवर्तनों हेतु उत्तरदायी होता है। जी हाँ दोस्तों, आपका दीप्तिकालिक मतलब होता है फोटो पीरियोडिक की बात करेंगे। इसके लिए उत्तरदायी आपका कौन सा होता है? साइटोक्रोम, फाइटोक्रोम, पर्णहरिम या एंथोसाइनिन की बात करेंगे। तो जो वर्णक पादपों में दीप्तिकाल या फोटो पर पीरियोडिक परिवर्तनों हेतु जो उत्तरदायी होता है, वह हमारा कहला जाता है आपके फाइटोक्रोम। जी हाँ दोस्तों, फाइटोक्रोम सभी हरे पुष्पी पादपों में उपस्थित एक वर्णक है जो पादपों में दीप्तिकालिक परिवर्तनों, फोटो पीरियोडिक चार्जेज एवं इससे संबंधित विकासीय प्रक्रम हेतु क्या है, उत्तरदायी होता है। तो हम किसकी बात करेंगे? आपके फाइटोक्रोम इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि पादपों में नष्टीभवन की प्रक्रियाएं। जी हाँ दोस्तों, आपका पादपों में नष्टीभवन की जो प्रक्रियाएं होती हैं वह आपके डिटेरियोरेटिव प्रोसेसेस की बात की जाती है, जो पादपों के क्रियात्मक जीवन को प्राकृतिक रूप से समाप्त कर देती है, सामूहिक रूप से कहलाती है। सामूहिक रूप से म्लानी, विलगन, जीवद्रव्य कुंचन या जीर्णता। तो पादपों में नष्टीभवन की जो प्रक्रियाएं होती हैं, आपके डिटेरियोरेटिव प्रोसेस की बात करेंगे, जो पादपों के क्रियात्मक जीवन को प्राकृतिक रूप से समाप्त कर देती हैं, सामूहिक रूप से कहलाती हैं आपकी जीर्णता की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जीर्णता की बात करेंगे। देखिए, जीर्णता किसी जीव अथवा उसके किसी अंग की मृत्यु से पहले उत्पन्न होने वाली अवस्था कहलाती है और परिभाषिक रूप से यह नष्टीभवन की सभी क्रियाओं का एक योग होता है जो किसी जीव के क्रियात्मक जीवन को प्राकृतिक रूप से नष्ट कर देते हैं। तो हम किसकी बात करें? सामूहिक रूप से जीर्णता की बात करेंगे। बहुगुणिता का अर्थ क्या होता है? गुणसूत्रों के अगुणित सेट की उपस्थिति, गुणसूत्रों के द्विगुणित सेट की उपस्थिति, गुणसूत्रों के द्विगुणित से अधिक सेट की उपस्थिति या उपरोक्त सभी। देखिए, बहुगुणिता का अर्थ है, आपके प्रश्न से ही स्पष्ट हो रहा है, बहुगुणिता का अर्थ होता है गुणसूत्रों के द्विगुणों से अधिक सेट की उपस्थिति। देखिए, वे जीव जिनमें गुणसूत्रों के दो से अधिक सेट उपस्थित होते हैं बहुगुणित कहलाते हैं। अर्थात हम बात करेंगे पॉलीप्लॉइड्स की बात करेंगे। ये त्रिगुणित अर्थात 3n अथवा चतुर्गुणित अर्थात 4n या इसी क्रम में अन्न हो सकते हैं। और बहुगुणित कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता आपका स्वबहुगुणित, ऑटो पोली क्या लिखा हुआ है? ऑटो पोलीप्लॉइडी की बात करेंगे। पर बहुगुणिता हो गया एलोपोली लॉयडी की बात करेंगे। तीसरा है आपका स्व पर बहुगुणिता यानी कि ऑटो एलोपोली लॉयडी की बात करेंगे। तो ये आपके 3 प्रकार के बहुगुणिता होते हैं। अगला कि बीडल एवं टेटम द्वारा न्यूरोस्पोरोक्रेसा पर किए गए जो कार्य से सिद्ध होता है कि डीएनए का द्विगुणन अर्धसंरक्षी होता है, विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है
प्रत्येक जीन विशिष्ट एवं एंजाइम हेतु उत्तरदायी होता है। पादप कोशिकाएं टोटीपेंटेड होती हैं। तो बीटल एवं टेटस या टेटम द्वारा न्यूरोस्पोरोक्रेस पर किए गए कार्य से क्या सिद्ध होता है? यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक जीन विशिष्ट एंजाइम हेतु क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण सख्तता का अर्थ क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, टोटीपोटेंसी का अर्थ क्या होता है? जंतुओं द्वारा खोए गए अंगों को पुनः उत्पन्न करने की क्षमता, कायिक कोशिकाओं द्वारा पूर्ण जीन उत्पन्न करने की क्षमता, कोशिका के डीएनए में बाह्य जीन प्रविष्ट कराना, या अपरिपक्व भ्रूणों के वर्धन की तकनीकें होती है। तो पूर्ण सख्तता का अर्थ क्या होता है? टोटीपोटेंसी का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? कायिक कोशिका द्वारा पूर्ण जीव उत्पन्न करने की क्षमता। और ये टोटीपेटेंसी शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया? मॉर्गन द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1901 में दिया गया था, प्रतिपादित किया गया था। किसी कायिक कोशिका द्वारा एक संपूर्ण जीव का निर्माण करने की क्षमता कोश की पूर्ण सख्तता कहलाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि टर्मिनेटर जीन तकनीक के द्वारा संभव होता है। एक पीढ़ी के बाद बीज निर्माण पर रोक लगाना, बीज प्रसुप्ति की समाप्ति, पौधे में शीघ्र पुष्पन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, टर्मिनेटर जीन तकनीक के द्वारा जो संभव होती है वह हमारी कहला जाती है एक पीढ़ी के बाद बीज पर या बीज निर्माण पर रोक लगाना, टर्मिनेटर जीन। देखिए, यह वह तकनीक होती है जिसके द्वारा पादपों में टर्मिनेटर जीन प्रविष्ट कराया जाता है। इसके कारण पादप एक पीढ़ी के बाद बीज उत्पन्न करने में असफल रहते हैं, जिससे बीज उत्पादक एक निश्चित पादप जाति पर एकाधिकार बना रहता है। अगला है कि टेबल शुगर निर्मित होता है। तो सभी लोग लगभग जानते होंगे जो टेबल शुगर होता है वह आपके सुक्रोज द्वारा निर्मित होता है। सुक्रोज एक शर्करा है जिसमें ग्लूकोज का एक अणु फ्रक्टोज का एक अणु के साथ जुड़ा होता है। यह गन्ने एवं चुकंदर में बहुतायत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न पूछा गया है, पेरियंथ प्रदर्शित होता है। जी हाँ, पेरियंथ जो है किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? ग्लूक्लस, लेमा, लेक्युल्स या पेलिया की बात करेंगे। तो पेरियंथ जो है किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो हम बात करेंगे दोस्तों, सभी लोग बताइए। देखिए, ग्रेमिनी या कह सकते हैं पोएसी कुल में पेरियंथ झिल्ली के समान सल्की लेग्डुलस के द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेग्डुलस। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। आलू है एक रूपांतरित, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ग्रेड 3 वाला प्रश्न है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है, सरल भी प्रश्न आते हैं, ऐसा नहीं है। तो आलू हमारा कौन सा होता है? आलू सभी लोग जानते हैं क्या वह तना है। आलू एक कंद होता है जो तने का भूमिगत एक रूपांतरण होता है। कंद में सर्पिल क्रम में कुछ गर्त उपस्थित होते हैं जिन्हें आंखें कहते हैं। ये आंखें पर्व संधियों को प्रदर्शित करती हैं तथा इनके गर्त में कलिकाएं पाई जाती। अगला प्रश्न है, आवृत्त बीजों का नर युग्मकोभिद होता है। एक कोष की, द्विकोष की, त्रिकोष की या चतुष्कोष की होता है। आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, आप सभी लोग जानते हैं आवृत्त बीजों का नर युग्मकोभिद जो होता है वह आपका कौन सा कहला जाता है? वह आपका त्रिकोष की कहला जाता है। ये किसके द्वारा निर्मित होता है? एक जनन कोशिका के द्वारा निर्मित होता है। जनन कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। तो आवृत्त बीजों को नर युग्मकोभिद त्रिकोष्की आपका होता है। पी प्रोटीन संबंधित होती किससे होती है? तो जो पी प्रोटीन्स होती है यह आपके चालनी नलिका तत्वों से संबंधित होती है। पी प्रोटीन्स को क्या बोला जाता है? फ्लोएम प्रोटीन्स। क्या बोला जाता है? फ्लोएम प्रोटीन्स। पुष्पी पादपों के फ्लोएम विशेषकर चालनी नलिका तत्वों में यह पाए जाते हैं, और जहां ये चलनी छिद्रों द्वारा होने वाले संवहन को रोक सकते हैं
हम बात करेंगे प्री प्रोटीन्स आपके चालनी नलिका तत्वों से संबंधित हो जाती है। अगला प्रश्न है, बीजांड कायिक बहुभ्रूणता पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, किसमें पाई जाती है? कारस में, सिट्रम में, कार्थेमस में या जियामेज में पाई जाती है। तो जो बीजांड कायिक बहुभ्रूणता होती है वह किसमें पाई जाती है? वह आपके सिट्रम में पाई जाती है। आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही इजीली प्रश्न है कि हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण क्या होता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो हरित गृह प्रभाव का जो मुख्य हमारा कारण और रीजन हो जाता है वह हो जाता है, सभी लोग बताइए किसकी बात करेंगे? CO2 की बात करेंगे। CO2 जो होता है लगभग 57% होता है। और देखिए हरित गृह अनेक कारक उत्ताई होते हैं। 57% CO2, 15% CFC, 12% मीथेन और 6% नाइट्रोजन ऑक्साइड और 5% जलवाष्प तथा कुछ मात्रा में ओजोन सम्मिलित होता है। तो CO2 यहाँ पे आपका हरित गृह का सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अगला आपका ट्रैकियोफाइटा में सम्मिलित होता है। तो ट्रैकियोफाइटा में क्या सम्मिलित होता है? केवल ब्रायोफाइट्स, केवल टेरिडोफाइट्स या आवृत्त बीजों व अनावृत्त बीजी या बी और सी दोनों सम्मिलित होते हैं। तो ट्रैकियोफाइटा में आपका क्या सम्मिलित होता है? तो हम बात करेंगे आपका केवल टेरिडोफाइट्स भी सम्मिलित होता है, आवृत्त बीजी व अनावृत्त बीजी, यानी बी और सी हमारा जो ऑप्शन दिया गया है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ट्रैकियोफाइट्स वे पादप होते हैं जिनमें संवहन बंडल पाए जाते हैं और ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत टेरिडोफाइट्स अनावृत्त बीजी और आवृत्त बीजी सम्मिलित होते हैं और इसके विपरीत संवहन बंडल रहित पादप एट्रैकियोफाइट्स कहलाते हैं। इसके विपरीत कौन से कहलाते हैं? संवहन बंडल सहित रहित आपका पादप एट्रैकियोफाइट्स कहलाते हैं। अगला भिंडी किस कुल से संबंधित पादप कहलाता है? मालवेसी, क्रूसीफेरी, सोलेनेसी या सिलियसी की बात करेंगे। तो भिंडी जिस कुल से आपका संबंधित पादप कहला जाता है वह कहलाता है मालवेसी। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके ताजे हरे एवं मुलायम फलों को सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। भिंडी एक फल होता है। फ्यूनेरिया में रंध्र उपस्थित होते हैं। पाद में, सीटा में, संपुटिका में या ए व सी दोनों में होते हैं। तो फ्यूनेरिया में रंध्र जो उपस्थित होते हैं किसमें होते हैं? आपके संपुटिका में उपस्थित होते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी कोशिका भित्त में एल्जिनिक अम्ल उपस्थित होता है? आपके गिगार्टिना की बात करेंगे, लेमिनेरिया की बात करेंगे, जिलीडियम की बात करेंगे, साइटोनीमा की बात करेंगे। तो किसकी कोशिका भित्त में एल्जिनिक अम्ल उपस्थित होता है? वह हो जाता है आपका लेमिनेरिया। जी हाँ दोस्तों, लेमिनेरिया की बात करेंगे। एल्जिनिक अम्ल अथवा इसे एल्जेनेटिक समुद्री खरपतवार शैवाल जैसे लेमिनेरिया, माइक्रोसिस्टिस और एस्कोफिल्लम इत्यादि की प्राथमिक कोशिका भित्ति व मध्य पटलिका में उपस्थित होता है। तो लेमिनेरिया के साथ साथ हम किसकी किसकी बात करें हैं? माइक्रोसिस्टिस और एस्कोफिल्लम, इनको भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, विषम बीजाणुकता एवं कुंडलित पर्ण विन्यास उपस्थित होता है। सभी बताइए। आपके ड्रायोप्टेरिस में, पाइनस में, साइकस में, फ्यूनेरिया में, सभी बताइए। देखिए विषम बीजाणुकता एवं कुंडलित वर्ण जो विन्यास आपके उपस्थित होते हैं आपके किस में होते हैं? साइकस में होते हैं। साइकस एवं पाइनस दोनों ही ये विषम बीजाणुक पादप होते हैं।
इसके साथ साथ लघु बीजाणु एवं दीर्घ बीजाणु उत्पन्न होते हैं, किंतु कुंडलित विन्यास केवल साइकस में पाया जाता है, जिसमें युवा पत्तियों एवं विशिष्ट प्रकार के कुंडलित रहती है। तो साइकस की बात करेंगे। नारियल के किस भाग से जटा प्राप्त होता है? फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति या अंतः फल भित्ति की बात करते हैं। तो नारियल के किस भाग से जटा प्राप्त होता है? तो हम बात करेंगे मध्य फल भित्ति से। जटा अथवा कॉयर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है आपका? कॉयर। तो यहाँ पे जो कॉयर है आपका, इस कॉयर व्यापारिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण रेशा कहलाता है, जो आपके कोकस न्यूसीफेरा अर्थात नारियल कुल एरिकेसी के फलों की रेशेदार मध्यफल भित्ति से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, उबिस्काय का स्त्रावण होता है टेपेटम द्वारा, बाह्य भित्ति द्वारा, लघु बीजाणु मृत कोशिका द्वारा, एंडोथीसियम द्वारा होता है। तो उबिस्काय का स्त्रावण किसके द्वारा होता है? तो आपके टेपेटम द्वारा होता है। देखिए, टेपेटम पराग कोश की भित्ति की सबसे भीतरी परत होती है, जो प्रायः पोषक कोशिकाओं की एकल परत द्वारा निर्मित होती है। और आज की क्लास का मॉक क्वेश्चन आप सभी के लिए स्क्रीन पर है कि साइकस के तने में खुले संवहन बंडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? फ्लोएम जाइलम के बीच सैंडविच स्थिति में होता है, कैम्बियम जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य उपस्थित होता है, जाइलम फ्लोएम के बीच सैंडविच स्थित होता है, जाइलम तथा फ्लोएम भिन्न भिन्न त्रिज्याओं पर स्थित होते हैं। तो साइकस के तने जो खुले संवहन बंडल जो होते हैं वे किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? आपके 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दिए गए हैं। आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न है। इसका आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और डेली क्लासेज हमारी होती है और 7 PM में हमारी बाल विकास की पेडागोजी की क्लास होती है। और सबसे बड़ी बात जो आप बोलते हैं बुक किस बुक से पढ़ाई करें, देखिए आपको पता है 11th और 12th का जो आपका सिलेबस वे कंबाइंड है और लेवल आपके ग्रेजुएशन तक हो सकते हैं। तो एनसीईआरटी की 11th के आपके बायोलॉजी और एनसीईआरटी की 12th की बायोलॉजी अगर पढ़ सकें, आपके थ्योरिकल पढ़ना, हमें थ्योरिकल पढ़िए जो है। तो 11 12 के अगर आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो अच्छी बेटर है, वो अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है आपकी, यानी बेसिक चीज़ें आपकी ऑलरेडी मजबूत होती हैं। तो बेसिक चीज़ें अगर मजबूत करना है तो 11 12 की एनसीईआरटी बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद आपके ऑप्शंस प्रैक्टिस सेट करें, अभ्यास करें, टेस्ट सीरीज करें, लेकिन ये बुक आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।